वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है फॉल्ट एनालिसिस के बारे में, जो आपका सेकंड मॉड्यूल है। देखो, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट एंड मॉड्यूल नंबर 3 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 2 के भी कुछ पोर्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने का पूरा तरीका देख चुके हैं कि रिले किस किस तरीके से यूज में होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, फ्यूजेज क्या होते हैं, आइसोलेटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, अब आज हम पढ़ने वाले हैं फॉल्ट के बारे में कि सर फॉल्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फॉल्ट को एनालिसिस या फॉल्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, फॉल्ट करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो तैयार हो जाइए और शांति से बैठिए। एक्चुअली ये एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि आपका पावर सिस्टम का एक टॉपिक है जो फॉल्ट एनालिसिस हम लोग देखते हैं। अब समझो फॉल्ट क्या है, ये चीज तो आप अच्छे से जानते हो। किसी ने किसी वायर को फेंक दिया, दो लाइंस एक दूसरे से टच हो गई, कोई ट्रांसमिशन लाइन टूट के जमीन पे गिर गई, सही बात है, बिजली कड़की, ओवर वोल्टेज आ गया, सही बात है, और कुछ भी हो गया। तो उस वजह से ये सारी जो चीजें होती है ये फॉल्ट्स में कंसीडर की जाती है। समझ में आ गया ना। हमारे पास में 3 फेज होते हैं, आर वाई बी फेज, तो उन पे अलग अलग तरीके से फॉल्ट्स आ सकते हैं। चीजों को जरा ध्यान से समझिए। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक 3 फेज का सिस्टम होता है। कैसा होता है बेटा, 3 फेज का सिस्टम होता है। हमारे पास 2 चीजें होती है, एक होता है हमारे पास में वोल्टेज और दूसरा होता है हमारे पास में करंट। होती है कि नहीं होती है भाई। ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पावर को भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब 3 फेज का सिस्टम होता है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ वो चीज एग्जिस्ट करती है जो बैलेंस कंडीशन में हो। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका कोई सिस्टम अगर बैलेंस है तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा, अगर वो बैलेंस नहीं है तो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे अब बैलेंस का क्या मतलब होता है, देखो बेटा, मान लो मेरे पास ये एक कोई पिंड रखा हुआ है, ठीक है। इस पिंड के ऊपर अगर मान लो मैंने यहां से एक फोर्स लगाया, इस फोर्स का नाम है मान लो F1, इसका वेट है मान लो M। तो अगर मैं एक फोर्स लगाऊंगा तो ये पिंड इधर खिसकना शुरू होगा और इसके पास में क्या आएगा, असलेरेशन आएगा। ये असलेरेशन क्यों आ रहा है, देखो 2 अलग अलग चीजें, एक है वेलोसिटी, एक है असलेरेशन, सही बात है। तो असलेरेशन कब आता है, असलेरेशन जब आता है जब सिस्टम पे कोई फोर्स लगाओ, अगर फोर्स लगा रहेगा तो असलेरेशन आएगा। असलेरेशन का मतलब क्या होता है, असलेरेशन का मतलब होता है dv/dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ये किसको दिखाता है बेटा, ये दिखाता है चेंज इन वेलोसिटी। ये तो आपको पता है कि नहीं पता है। मतलब पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, जब तक फोर्स लगेगा इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, मतलब इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, सही बात है। अब ये कब तक इंक्रीज होती रहेगी, सर जब तक ये फोर्स लगा रहेगा। अगर कंटिन्यूसली इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है तो ये वेलोसिटी इंक्रीज होते होते एक टाइम पे इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर बेटा किसी पिंड की वेलोसिटी इन्फिनिटी हो जाए तो वो तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को भी पार कर जाएगी। क्या वो इस दुनिया में, इस धरती पे एग्जिस्ट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। समझ में आया। तो ये एग्जिस्ट कब कर सकती है, ये एग्जिस्ट तब कर सकती है कि मान लो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1 इधर, मैं इसके ऊपर एक दूसरा फोर्स और लगा दूं इधर, मैंने लगा दिया कितना, F2, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगा दिया, सही बात है। तो अब असलेरेशन कब तक रहेगा, असलेरेशन जब तक रहेगा जब तक F1 बड़ा रहेगा F2 से। जब F1 बड़ा होगा, ये ज्यादा होगा, ये छोटा होगा, तो असलेरेशन आएगा। मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्या ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा क्या बेटा, अगर ये लंबे समय तक रहा, मान लो 2-3 साल तक रह गया, तो इसकी वेलोसिटी इन्फिनिटी हो जानी है और ये अंतरिक्ष में चले जाना है। क्लियर है, ओके। तो फिर क्या होना चाहिए, अगर मान लो F1 इक्वल टू क्या हो जाए, F2 हो जाए, तो उस टाइम पे असलेरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब वो एक किसी फिक्स स्पीड से क्या करेगा, चलेगा, मूव करेगा। वो स्पीड कितनी भी हो सकती है, 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30, 50, 60, कितनी भी हो सकती है, सही बात है। तो ये जो सिस्टम है इसमें ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना वेलोसिटी घट रही है,
इस सिस्टम को हम बोलते हैं बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस सिस्टम। तो बैलेंस सिस्टम का मतलब समझा? बैलेंस सिस्टम का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस पे, किसी पिंड पे, किसी इक्विपमेंट पे अगर लगने वाला नेट फोर्स, देखो ये सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो आप यही बोलोगे ना सर नेट फोर्स तो इस पे F1 माइनस F2 है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सही बात है। तो अगर F1 इक्वल टू F2 हो जाए तो सिस्टम बैलेंस वाला मिल रहा है। मतलब आप क्या, मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई सिस्टम बैलेंस तब होता है जब उस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना रहे? जीरो रहे। क्या सर हमेशा नेट फोर्स जीरो ही होता है क्या? कभी अनबैलेंस वाली सिचुएशन नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती है बेटा। F1 बड़ा हो सकता है F2 से, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं हो सकता। थोड़े बहुत समय के लिए अगर होगा तो चलेगा। भाई वेलोसिटी मान लो इसकी, अभी मान लो ये कंडीशन है और ये 40 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है? इधर खिसक रहा है। आपको स्पीड को बढ़ाना है तो आपने F1 को बढ़ा दिया, F1 को थोड़ा बढ़ाया तो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी 40 से 50, 50 से 60। लेकिन अगर आप लंबे समय तक रखोगे तो ये तो बढ़ती बढ़ती इन्फिनिटी हो जाएगी है। तो अगर इसको एडजस्ट करवाना है तो एक टाइम तो ऐसा आना ही आना है जब F1 किसके बराबर हो जाए? F2 के बराबर हो जाए। अब समझिए बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमारे पास एक जनरेटर है, हमारे पास एक मोटर है। जनरेटर हो, मोटर हो, कोई सा भी सिस्टम हो जो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करता हो, वो तभी वर्क करता है जब बैलेंस कंडीशन में हो। मतलब जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स कैसा हो? जीरो हो। जैसे आपकी मोटर घूमती है तो आपको पता है ना, मोटर के ऊपर भी दो फोर्स लगते हैं। कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, एक मैकेनिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल के टॉर्क होता है, वो रोटेट करती है तो टॉर्क बोल देते हैं हम। तो दो होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है मैकेनिकल। आप जानते हो ना, मोटर के ऊपर आप बाहर से कुछ भी लगा देते हो शाफ्ट के ऊपर, तो वो उसके घूमने का क्या करता है? अपोजिशन करता है। मतलब ये अपोजिशन वाला फोर्स है। जैसे यहाँ पे F2 है, ये अपोजिशन वाला होता है। सही बात है। इलेक्ट्रिकल क्या करता है? उसको रोटेट कराने का काम करता है। तो मतलब ये सपोर्ट है। अगर ये बढ़ा तो स्पीड बढ़ेगी, ये बढ़ा तो स्पीड घटेगी। अगर एक कांस्टेंट स्पीड पे उसे रोटेट कराना है तो ये होना चाहिए सर कि दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब लगने वाला जो नेट टॉर्क होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना, चाहे जनरेटर हो, मोटर हो, कोई भी हो, ये आगे काम आएगा हम लोगों के, है ना। जब इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपके टॉपिक में है, हम पढ़ेंगे उसको, 5th 6th मॉड्यूल में है वो, तो वहां पढ़ेंगे। तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, सिस्टम बैलेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अब देखो बेटा, हमारे पास जो सिस्टम है, इसको हटा दूं मैं पूरे को, ये समझ में आ गई कहानी आपको। अब देखो, हमारे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम है बेटा 3 फेज का सिस्टम। मतलब सर वोल्टेज भी 3 है, करंट भी कितनी है? 3 है। भाई वोल्टेज भी 3 है और करंट भी कितनी है? 3 है। अब आप जानते हो, करंट हो या वोल्टेज हो, जैसे आपकी कोई किसी वायर में करंट जाती है, मान लो मैंने 2 कंडक्टर रख दिए, इसमें करंट जा रही है, इसमें करंट जा रही है, तो क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है सर। किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। बिल्कुल लगता है ना, जानते हो आप, है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, बिल्कुल लगता है ना। सही बात है। तो क्या एक करंट एक फोर्स का ही रूप है? बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज जब होता है तो करंट भी होती है, तो क्या वोल्टेज भी एक फोर्स का ही रूप है? बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारे पास 3 फेज का सिस्टम है ना, तो हमारे पास में 3 फोर्सेज है। कितने फोर्सेज है? 3 फोर्सेज है। अब देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसमिशन लाइन को, जनरेटर को, मोटर को एडजस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है? बिल्कुल करवाना है। तो ये तीनों फोर्सेज इस तरीके से होने चाहिए कि नेट फोर्स कितना रहे? जीरो रहे। इसलिए हम लोग इनको इस तरीके से डिजाइन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जनरेटर की वाइंडिंग, है ना, मोटर की वाइंडिंग क्या इसी तरीके से होती है? एक वाइंडिंग यूं कर दी, दूसरी वाइंडिंग यूं कर दी और तीसरी वाइंडिंग यूं कर दी। क्या तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? अब ये क्यों रखा जाता है, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सर पूरा जो एंगल है वो 360 डिग्री का एंगल है। अगर मेरे पास में 3 फोर्सेज है ना, और अगर मान लो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये F है, ये F है, ये F है, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो सर मुझे इनको 120 डिग्री के एंगल पे रखना पड़ेगा, तभी जाके मेरा नेट फोर्स जो रहेगा वो नेट फोर्स मेरा कितना हो पाएगा? जीरो हो पाएगा। ओके। अब अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो हमारे पास में 3 लाइन है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, या ए फेज, बी फेज, सी फेज, आपको जो भी बोलना हो। सही बात है। तो तीनों वोल्टेज ऐसे होनी चाहिए, V ऑफ A यहां रहेगा तो V ऑफ B यहां रहेगा तो V ऑफ C यहां रहेगा, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर, एंगल कितना? 120 डिग्री। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा क्यों रखते हैं? समझ में आया? ताकि सिस्टम बैलेंस रहे।
प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करे। समझ में आ गया। अगर मैं करंट की भी बात करूंगा तो करंट को भी कुछ ऐसे ही रखेंगे, I ऑफ A, I ऑफ B, I ऑफ C। यहां मैं फेज एंगल वगैरह की बातें नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम की। क्लियर है। अब देखो इस तरीके से 3 लाइनें हैं, इनके ऊपर वोल्टेज में और करंट में सबका मैग्नीट्यूड बराबर होता है और सबके बीच में एंगल 120 डिग्री का पाया जाता है। यह सिस्टम होता है बैलेंस। अब समझिए, अगर सिस्टम बैलेंस हुआ तो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबे ड्यूरेशन तक चलेगा। लेकिन अगर ये सिस्टम अनबैलेंस हो जाए, कैसा हो जाए? अनबैलेंस। जैसे मैंने बताया था F1 ज्यादा हो जाए F2 से तो स्पीड हमेशा बढ़ती रहेगी, सिस्टम को क्या कर देगी? खराब कर देगी। ठीक है। तो अगर मान लो इसमें से कोई सी भी करंट या वोल्टेज जीरो हो जाए, मान लो I ऑफ A जीरो हो गया तो I ऑफ B एग्जिस्ट करेगा, I ऑफ C एग्जिस्ट करेगा। सही बात है। तो ये तो एक फोर्स इधर लग गया, एक फोर्स इधर लग गया, तो नेट फोर्स नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या सिस्टम बैलेंस रह पाएगा? क्या नहीं रह पाएगा। और सर बैलेंस सिस्टम तो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरीके से, क्योंकि भाई फॉल्ट है, अब फॉल्ट तीनों लाइनों पे आना है। मान लो एक आर ए फेज ये है, बी फेज ये है, सी फेज ये है ना, तीनों में ये करंट जा रही थी कुछ इस तरीके से। अब मान लो एक वायर टूट के यहां कहां गिर गया? जमीन पे गिर गया। तो पूरी की पूरी करंट इसमें होते हुए चले गई, फॉल्ट करंट। अब ये करंट भी जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो सिर्फ ये वाली करंट बची, ये अकेला फोर्स बचा। तो ये अकेला फोर्स क्या इसमें फिर नेट फोर्स जीरो होगा? क्या नहीं होगा। सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा? अनबैलेंस। तो क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा? क्या नहीं करेगा। क्या लंबे समय तक वो रह सकेगा? क्या नहीं रहेगा। अगर ये फॉल्ट लंबे समय तक रहा तो ये आपके जनरेटर को खराब कर देगा, आपके ट्रांसफार्मर को खराब कर देगा, आपकी मोटर को खराब कर देगा। समझ में आया? बिकॉज इट्स अनबैलेंस। ओके। अगर तीनों लाइनों पे आ गया तो फॉल्ट कैसा होता है? बैलेंस होता है। वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि सर जब फॉल्ट आता है तो फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा हाई होती है। ओवर करंट का प्रोटेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, तो सर ओवर करंट हो जाएगा और हमारे सिस्टम को क्या कर देगा? जला देगा, बर्न कर देगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसी तरीके से जो फॉल्ट आते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हम बैलेंस और अनबैलेंस के हिसाब से उसको 2 कैटेगरी में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो फॉल्ट मतलब तो समझ गया आप, फॉल्ट का क्या मतलब है? फॉल्ट का ये मतलब है कि कोई ट्रांसमिशन लाइन टूट के जमीन पे गिर जाए, 2 ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे से टच हो जाए, कुछ भी अगर सिस्टम में अनयूजुअल हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। क्लियर सी बात है, ठीक है ना। ओके। अब देखिए, तो फॉल्ट को अगर मैं डिवाइड करूंगा, कैटेगराइज करूंगा, तो 2 तरीके से करूंगा। एक तो मैं बोलूंगा कौन सा फॉल्ट? बैलेंस फॉल्ट, ठीक है। और दूसरा मैं बोलूंगा मैं अनबैलेंस फॉल्ट। समझ गए? बैलेंस का मतलब समझ गए ये वाला, अनबैलेंस का मतलब समझ गए कि कोई भी एक फोर्स या 2 फोर्स जीरो हो गए तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। परफेक्ट है। ओके। बैलेंस को हम सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। बैलेंस को हम सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल का मतलब सब तरफ एक जैसा, इधर भी उतना ही फोर्स, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, दैट इज योर सिमेट्रिकल। अगर एक भी तरफ, अगर चारों तरफ एक जैसा नहीं रहा तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो अनबैलेंस फॉल्ट को हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी बोलते हैं या अनबैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर हुई कहानी? ओके। तो एक एक को समझना शुरू करते हैं, आसानी से समझते हैं, प्यार से क्लियर होगा। चलो पहले की बात करते हैं। अगर मेरे सिस्टम पे जो फॉल्ट आया, अगर वो फॉल्ट कैसा है? बैलेंस फॉल्ट है। कैसा है बेटा? बैलेंस फॉल्ट है। बैलेंस फॉल्ट का दूसरा नाम सिमेट्रिकल, ठीक है। इसके और भी नाम होते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा इसका और भी नाम होता है, इसको ट्रिपल एल फॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका और भी नाम होता है, इसको ट्रिपल एल जी फॉल्ट भी बोलते हैं, ट्रिपल एल जी फॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो नाम होते हैं, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? बैलेंस फॉल्ट के हैं। देखो समझिए, पहला हुआ शॉर्ट सर्किट, ट्रिपल एल से आपको क्लियर होगा, लाइन टू लाइन टू लाइन, अगर तीनों लाइन एक दूसरे से टच हो जाए, या लाइन टू लाइन, तीनों लाइनें भी टच हुई और वो जमीन से भी ग्राउंडेड हो जाए। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जैसे मान लो किसी इंसान ने, लाइन चल रही थी, नीचे से एक चेन फेंक दी, चेन फेंकी, वो तीनों फेजेस को टच हो गई और उस चेन को उसने जमीन में गाड़ दिया, तो लाइन टू ग्राउंड हो जाएगा। अगर उसने चेन फेंकी तो वो तीनों फेजेस से टच होगी और उसको छोड़ दिया, चेन लटक रही है हवा में, तो तीनों फेज एक दूसरे से टच हो गए, तो वो लाइन टू लाइन हो गया।
मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि एक फेज को प्रॉब्लम हो रही है, मैं कह रहा हूं तीनों फेजेज में। अगर काम हो तो किस पे हो, तीनों फेजेज पे हो। अब समझिए चीजों को, देखो मैंने बोला कि सपोज दैट, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, क्या डेफिनेशन दोगे कि इफ द फॉल्ट अकर एट ऑल द फेजेज, ठीक है ना, ऑल द फेजेज मतलब 3 फेज, सब पे अगर आ जाए तो दैट फॉल्ट इज कॉल्ड बैलेंस फॉल्ट, दैट फॉल्ट इज कॉल्ड बैलेंस फॉल्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके लिए क्या लिखोगे, इन दिस फॉल्ट, पहले थोड़ा लिख लो, इन दिस फॉल्ट द फॉल्ट करंट इन ईच फेज is equal. In this fault, the fault current in each phase is equal. Next point, the magnitude of fault current is 5 to 6 times of the full load current. दिख रहा है यहां तक, ऑफ द फुल लोड करंट, क्लियर है। मैं बोलता जाता हूं साथ में कि क्या लिख रहा हूं, तो उससे आप लिख लिया करो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट इज 5 to 6 टाइम ऑफ द फुल लोड करंट। और सिस्टम कैसा है, बैलेंस है, मतलब हर फेज पे आपका फॉल्ट करंट सेम रहने वाला है। अब कैसे रहेगा, क्या सिस्टम है, जरा जान लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को। ओके, देखो जरा ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, बैलेंस फॉल्ट के बारे में ये लिख लिया आपने, ठीक है ना। ओके, अब बैलेंस फॉल्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, क्लियर है कहानी, गुड। देखो बेटा, तो सिस्टम समझते हैं सर, बैलेंस फॉल्ट, ओके देखो, सपोज दैट मेरे पास ये तीनों फेज है, फेज ए, फेज बी और फेज सी। ये एक काम करो, प्रॉपर थोड़ा सा डायग्राम बना लो तो और आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। समझिए, सपोज दैट ये मेरे पास जनरेटर है कुछ ऐसा, ये उसकी एक वाइंडिंग है, ये उसकी दूसरी वाइंडिंग है, ये उसकी तीसरी वाइंडिंग है। तीनों चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां से एक ट्रांसमिशन लाइन निकल गई है, ये यहां से दूसरी निकल गई और ये यहां से तीसरी निकल गई है। तीनों ट्रांसमिशन लाइन यहां से बाहर निकल रही है कुछ ऐसे। ये होता है तो इसका यहां पे क्या रहेगा, न्यूट्रल भी एडजस्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है, ये इसका न्यूट्रल है यहां पे, ठीक है। न्यूट्रल में जाने वाली करंट को आप इंपीडेंस भी ले सकते हो साथ में न्यूट्रल पे, ठीक है ना। वायर का कुछ इंपीडेंस या एक्स्ट्रा इंपीडेंस भी लगा सकते हो, ये न्यूट्रल हो गया। ये न्यूट्रल का इंपीडेंस है, Z ऑफ N लिख देता हूं। इसमें आने वाली करंट को यहां पे I ऑफ N लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। यहां से करंट जा रही है, मान लो ये फेज A है तो ये I ऑफ A हो गया। ये यहां से करंट जा रही है, ये I ऑफ B हो गया। ये यहां से करंट जा रही है, ये I ऑफ C हो गया। तीनों फेजों में करंट चले गए। अब जब तक सिस्टम पे फॉल्ट नहीं है तो सिस्टम कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा, इनिशियल बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब बैलेंस रहेगा तो तीनों फेजों का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि यहां पे I ऑफ A रहेगा, तो यहां पे I ऑफ B रहेगा, तो यहां पे I ऑफ C रहेगा। मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और एंगल तीनों के बीच में 120 डिग्री का रहेगा। अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो जो सम होता है वही होता है आपका न्यूट्रल करंट। तो आई कैन से I ऑफ A प्लस I ऑफ B प्लस I ऑफ C। मतलब इस पॉइंट पे आप KCL लगा लो। एक काम करो, आप I ऑफ N को U मान लो, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल दीज करंट, आउटगोइंग करंट मस्ट बी इक्वल टू इनकमिंग करंट। तो I ऑफ N आपका ये है। तो दीज आर द करंट्स। कहानी क्लियर है, इंटरेस्टिंग है, फैक्ट समझ में आ गया आपको। क्या है कि सर ये बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। अब अगर ये फोर्स अगर इक्वल है, इधर उतना ही फोर्स, इधर उतना ही फोर्स, इतना ही उधर फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल करंट इक्वल्स टू 0। मतलब सम ऑफ ऑल दीज करंट्स आर 0 बिकॉज द सिस्टम इज बैलेंस सिस्टम। अब अभी तक सिस्टम पे कोई फॉल्ट नहीं आया है।
अब ये सिस्टम आगे जाके बेटा किसी लोड से कनेक्टेड है, लोड भी बैलेंस है, 3 फेज का लोड है। जैसे मान लो आपका पटना शहर है, तो पूरे के पूरे पटना शहर को पावर जा रही है। अब एक शरारती बच्चा आया, उस शरारती बच्चे ने क्या किया कि आके एक तार को फेंक दिया। उसने क्या किया, आया और आके एक तार को फेंक दिया। अब तार को फेंका तो कुछ इस तरीके से फेंका कि वो तार इन तीनों फेजेज को क्या हो गया, टच हो गया। अब आप दोनों मान सकते हो कि वो तीनों फेजों को टच होकर जमीन से टच हो गया और जमीन से, दोनों को ले लेंगे केस में, ठीक है। तो पहले ऐसा ले लेते हैं कि ये तीनों फेजों को टच हो गया और हवा में लटक रहा है, तार फेंक दिया किसी ने, वो तीनों वायर के ऊपर चिपक गया, लटक गया। मतलब ये तीनों फेज कैसे हो गए बेटा, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब हम अच्छे से जानते हैं कि करंट जो होती है वो हमेशा मिनिमम इंपेडेंस वाला रास्ता चूज करती है। देखो आई ऑफ ए यहां से आएगी, ये आगे जाके लोड से कनेक्टेड है, तो इधर आगे जाने वाली करंट तो जीरो हो जाएगी। क्यों? बिकॉज सर लोड के पास कौन जाएगा, यहां पे तो इंपेडेंस है ही नहीं ना, इधर से घूम के यूं आने की कोशिश करेगा, आगे क्यों जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। आगे लोड लगा हुआ है तो यहां पे कुछ करंट जाएगी क्या, ना सर। आई ऑफ बी इधर आगे नहीं जाएगा, आई ऑफ सी भी यहां आगे नहीं जाएगा, तो करेगा क्या, अरे भाई रास्ता मिल रहा है ना, पहले भी तो यहां पे स्टार कनेक्शन था, तो यहां से करंट यूं जाएगी, यूं आ जाएगी, देखो लूप बन रहा है, यहां से करंट यूं जाएगी, यूं जाएगी, ये यूं जाएगी, यूं जाएगी, मतलब तीनों करंट्स को फ्लो करने के लिए रास्ता मिला हुआ है। क्या कहीं ऐसा है कि इनको रास्ता नहीं मिला, भाई रास्ता तो मिला हुआ है, सही बात है। तीनों फेज शॉर्ट सर्किट हुए हैं, तीनों फेजों पे लोड क्या अलग अलग हो गया है क्या अब, अरे अलग कहां हो गया है सर, अभी भी तो तीनों शॉर्ट है, तीनों के बराबर बराबर लंबाई की ट्रांसमिशन लाइन है तीनों के पास में, तो बराबर लोड हुआ कि नहीं हुआ, सही बात है। लेकिन पहले लोड कनेक्टेड था, अपोजिशन था, तो करंट का मैग्नीट्यूड कम था, लेकिन अब यहां से ये हो गया शॉर्ट, तो लोड हट गया, क्योंकि लोड के पास तो करंट जा ही नहीं रही है, यहीं से घूम के वापस जनरेटर के पास आ रही है, समझ गए, तो लोड कम हो गया, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, आफ्टर फॉल्ट, ठीक है, या 8 फॉल्ट, जब फॉल्ट आएगा सिस्टम पे तो क्या होगा, करंट वही है, उसी डायरेक्शन में है बिल्कुल, ये उसी डायरेक्शन में है बिल्कुल, ये उसी डायरेक्शन में है बिल्कुल, क्योंकि तीनों पे आया है, सिचुएशन सेम है। तो यहां पे आई ऑफ ए, आई ऑफ बी, आई ऑफ सी, तीनों 120 के फेज डिफरेंस पे ही रहेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। लेकिन सपोज दैट यहां मैग्नीट्यूड था आपका आई ऑफ एम, बोल देता हूं, इसका मैग्नीट्यूड था आई ऑफ एम था, इसका मैग्नीट्यूड आई ऑफ एम था, तो क्या अब ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्या, नहीं सर, मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, सही है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया सपोज दैट आई एम डैश, कुछ अलग हो गया है, इसका मैग्नीट्यूड अलग हो गया है, इसका मैग्नीट्यूड अलग हो गया है। क्यों अलग हो गया है, बिकॉज सर लोड हट गया ना, बहुत कम लोड है, शॉर्ट सर्किट है, यहीं से घूम के वापस चले जाएगा, सही है ना। हाँ, सिंपल सी बात यह है कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पुराने वाले करंट से काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कहानी समझ में आई, क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो देखो करंट फ्लो कैसे हो रही है, तो यहां से फेज में से गई और इन्हीं फेजों के अंदर अंदर करंट का फ्लो होता रहेगा। क्या सिस्टम अभी भी बैलेंस है, क्या सिस्टम अभी भी बैलेंस है, ये नई करंट होगी आपकी आई ए डैश, आई बी डैश, आई सी डैश, ओके। अगर मैं बात करूं क्या अभी भी सबके मैग्नीट्यूड बराबर है, क्या अभी भी फेज डिफरेंस 120 है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं सम करूं सबका, अगर मैं लिखूं कि आई ए डैश प्लस आई बी डैश प्लस आई सी डैश, तो क्या इसकी वैल्यू 0 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। और ये वैल्यू तो बेटा न्यूट्रल करंट के बराबर होती है कि नहीं होती है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि न्यूट्रल करंट इज स्टिल 0, हो सकता है कि नहीं होगा। क्या ग्राउंड में कोई करंट जाएगी, क्या ग्राउंड में कोई करंट जाएगी, क्यों जाएगी भाई ग्राउंड में, क्या ग्राउंड में कोई करंट फ्लो होगी क्या, नहीं, बिकॉज सर इट्स अ बैलेंस सिस्टम, इधर से इधर से इधर से बैलेंस है पूरा का पूरा, भाई कैसा है, बैलेंस है। तो क्या ग्राउंड में कोई करंट जाएगी, क्या नहीं जाएगी। मतलब ये सिस्टम आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, परफेक्ट है ना, बिकॉज सर इधर ही घूमना है, इधर ही घूमना है, सब जगह इंपेडेंस सेम 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 है, ठीक है ना। तो ग्राउंड में कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब न्यूट्रल में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, ये लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल करंट, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल करंट, ओके,
द न्यूट्रल करंट इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट, द न्यूट्रल करंट इज ऑलवेज 0। क्या यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? चेकआउट करो, क्या यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है ना, ऐसा ही बिहेवियर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं इसको यहां से क्या कर दूं, ग्राउंड भी कर दूं, अगर मैं इसको ग्राउंड भी कर दूं, अगर ये फोल्ट कैसा हो जाए, एल 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 जी फोल्ट हो जाए, तो यहां से ये करंट यूं घूम के वापस जाएगा, तो इस वाइंडिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस वाइंडिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इस ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस यहां से वापस आया, ये शॉर्ट सर्किट है, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर वापस जाएगा तो इस ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, तो करंट क्या करेगा, कम से कम इंपेडेंस वाला रास्ता चूज करेगा, इधर से भी आएगा, ये आई ऑफ बी भी इधर से जाएगा, ये आई ऑफ सी भी इधर से आएगा, और पूरा का पूरा करंट फोल्ट करंट बना लेगा, और सब कहां चले जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझिए, अगर एल एल जी फोल्ट भी हुआ तो आई ऑफ एफ जो आएगा वो आपका आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी बनाएगा, यही बनाएगा, आई ऑफ ए डैश, आई ऑफ बी सी डैश, आई ये बनाएगा ग्राउंड में जाने वाली करंट। बेटा ये तो बैलेंस है, इन सबका सम तो कितना होता है, 0 होता है, तो क्या ग्राउंड में कोई करंट जाएगी क्या? अरे क्या ग्राउंड में कोई करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो सर फिर मैं फोल्ट करंट को मेजर कैसे करूंगा? क्या इस फोल्ट करंट को मैं मेजर कर सकता हूं क्या? फिर कैसे करूंगा मेजर, क्या करूं? सही बात है, तो हम पता है क्या करते हैं, तीनों फेज को नहीं लेके किसी एक फेज को पिक कर लेते हैं। जब सिस्टम बैलेंस होता है तो तीनों फेज का बिहेवियर तो एक जैसा ही है ना बेटा, सही बात है, तो तीनों को मेजर ना करके किसी एक को कर लो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगा दो, यहां पे एमीटर लगा दो उसके साथ में, उससे करंट मेजर कर लो कि भाई एक फेज में कितनी जा रही है, जितनी जा रही हो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल करंट आ जाएगी आपकी, भाई इतनी इसमें जाएगी, इतनी इसमें जाएगी, इतनी इसमें जाएगी। समझ में आ गया? ओके, तो जब सिस्टम बैलेंस होता है तो हर एक फेज का जो बिहेवियर होता है वो सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो उस वजह से हम पूरे 3 फेज की कैलकुलेशन करने की बजाय सिर्फ एक फेज की कैलकुलेशन कर लेते हैं, उससे हमें पूरे सिस्टम का क्या हो जाता है, पता लग जाता है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो इसमें क्या लिखोगे कि सर तीनों फेज की कैलकुलेशन ऐसे करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहां पे आपको करंट दिखेगी ही नहीं। ओके, और जबकि सिस्टम में फॉल्ट करंट है, बिल्कुल है, तो फिर क्या करना चाहिए, तो इसको मैं एल ऐसे लिखूंगा, इसको हटा दूं मैं यहां पे, ठीक है ना। देखो, तो बैलेंस सिस्टम के लिए क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ द बैलेंस सिस्टम, ठीक है ना। ओके, इसमें लिखो फॉर कैलकुलेशन, लिखना फॉर कैलकुलेशन ऑफ द बैलेंस फॉल्ट we consider a single phase why क्यों करते हैं ऐसा, because the behavior or magnitude of fault current, magnitude of fault current in each phase is same। क्लियर है? तो सब में आपका कैसा होता है, सेम होता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट का कैलकुलेशन करने के लिए, ट्रिपल एल फॉल्ट का कैलकुलेशन करने के लिए कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। समझिए, हम बनाते हैं कि भाई ये जनरेटर की वाइंडिंग है, ये हो गया मेरा क्या, जनरेटर, और ये लो, मान लो ये जनरेटर है यहाँ पे, तो जनरेटर पे आ गया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तो मान लो ये यहाँ से टूट के गिर गया जमीन पे। एक ही फेज को बनाया मैंने, कितने, एक ही डायग्राम बनाया, 3 तो नहीं बनाए, सही बात है। तो ये मैंने यहां से ग्राउंड बना दिया और मैंने बोला कि ये मैंने कर दिया शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब है कि ट्रिपल एल जी फॉल्ट आ गया, तीनों लाइनें टूट के जमीन पे गिर रही है। समझ में आ गया? सही है। तो हम कैलकुलेशन एक ही फेज से कर लेते हैं, क्योंकि तीनों का बिहेवियर एक जैसा ही है, सब में फॉल्ट करंट उतनी ही रहने वाली है। तो किसी भी पर्टिकुलर फेज में जो फ्लो होने वाली फॉल्ट करंट है वो कितनी होगी, अगर मुझे ये मेजर करना है
तो मैं सिर्फ एक ही फेज से मेजर कर लूंगा क्योंकि सब में एक जैसा बिहेवियर रहेगा। समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल सही है, बिकॉज सिमेट्रिकल है। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि ये वोल्टेज ई है, ये एक्स ऑफ जनरेटर या एक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो भी है, मान लो ये एक्स ऑफ जनरेटर है, मान लो टर्मिनल पे नहीं आया, कहीं आगे आ गया, तो ट्रांसमिशन लाइन का भी इंपीडेंस होगा। यहां पे मान लो शॉर्ट सर्किट ले लेते हैं, और भी कर लो आप थोड़ा आगे, या ट्रिपल एल फोल्ड, तो ये एक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना। तो करंट कितनी होगी? अगर मुझे करंट देखना है आई ऑफ शॉर्ट सर्किट, तो अगर मैं आई ऑफ शॉर्ट सर्किट देखूं, या बोल दो कि आप फॉल्ट करंट को देखोगे, तो क्या लिखोगे? इट्स ई डिवाइड बाई एक्स ऑफ जी प्लस एक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो ये आपका टोटल इंपेडेंस हो गया और ये आपका सोर्स वोल्टेज हो गया। तो यहां से हम इस तरीके से फॉल्ट करंट को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए? बैलेंस सिस्टम के लिए, ट्रिपल एल फॉल्ट के लिए, शॉर्ट सर्किट सिस्टम के लिए। क्लियर है कि नहीं है? ओके, अब देखो यहां पे आप लोगों को एक चीज ये समझ में आ गया ना, पूरी कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, हमारा सिस्टम बहुत बड़ा होता है भाई, छोटा मोटा नहीं होता है, बड़ा सिस्टम होता है। तो हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? पीयू सिस्टम में करते हैं, ठीक है ना, एक्चुअल सिस्टम में नहीं करते हैं। अब पीयू सिस्टम में क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, उसका रीजन आई होप आपको पता होगा। क्योंकि अगर हम पीयू सिस्टम में कैलकुलेशन ना करें तो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर होता है ना, तो सबकी रेटिंग्स अलग अलग होती है। तो अलग अलग रेटिंग्स होने के लिए अलग अलग नोड्स क्रिएट हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ जाते हैं, इक्वेशन बढ़ जाती है। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा एब्सोल्यूट मेथड होता है और पीयू सिस्टम होता है। एब्सोल्यूट मेथड जो होता है उसमें अगर मान लो 3 कैलकुलेशन करनी है तो 3 इक्वेशन बनाओगे, 5 वोल्टेज निकालने हैं तो 5 वोल्टेज, भाई जनरेटर के लिए अलग वोल्टेज निकालोगे, ट्रांसफार्मर के लिए अलग निकालोगे, ट्रांसमिशन लाइन पे अलग निकालोगे, सही बात है। तो जितने नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं वोल्टेज लेवल उतना ही क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो बहुत सारी इक्वेशंस हो जाती है, कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है, दैट्स वाई वी यूज पीयू सिस्टम, है ना। तो पीयू सिस्टम में हमेशा क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट का अगर आप पीयू सिस्टम में करोगे तो आप लिखोगे इसकी पीयू वैल्यू, इसकी पीयू वैल्यू, इसकी पीयू वैल्यू, फिर फाइनल वैल्यू निकालोगे तो इस पीयू फोल्ट को एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? ऑफ कोर्स सी बात है, पढ़ा ही होगा, बिल्कुल सही है ना। ओके, अब देखो यहां पे एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको डिराइव करके बता देता हूं। देख लो, अगर मैं इस क्योंकि यहां पे जनरेटर ही है मैन, अगर इस जनरेटर की रेटिंग को, है ना, द बेस वैल्यू, भाई पीयू सिस्टम में क्या होता है? बेस वैल्यू होता है। इफ द बेस वैल्यू इज द रेटिंग ऑफ जनरेटर, रेटिंग ऑफ जनरेटर, अगर जनरेटर की रेटिंग को ही मैं बेस वैल्यू मान लूं, सही बात है, तो जनरेटर का वोल्टेज कितना है? ई, और अगर मैं इसी को बेस वैल्यू मान लूं, मतलब ई ऑफ या वोल्टेज की बेस वैल्यू अगर मैं क्या मान लूं? ई मान लूं, तो इसकी पीयू वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल भी ई है, बेस भी ई है, तो ई डिवाइड बाई ई कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है, सही है ना। तो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट की जो पीयू वैल्यू होती है उसको आप ऐसे लिखते हो 1 डिवाइड बाई एक्स ऑफ पीयू, या एक्स मैंने टोटल लिख दिया, एक्स ऑफ जी प्लस एक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, दोनों का सम करके उसको पीयू में कन्वर्ट करके लिख दिया, है ना। फिर अगर मैं इसकी पीयू वैल्यू ना निकाल के अगर मैं शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट की एक्चुअल वैल्यू निकालूं तो आप बोलोगे सर पीयू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो बेस वैल्यू से, तो ये हो गया इसकी पीयू वैल्यू, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? बेस वैल्यू से, और बेस वैल्यू होती है फुल लोड करंट या बेस करंट, जो भी है आप, सही बात है। तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बिल्कुल सही बात है। अगर इसको परसेंटाइल में निकालना है कि भाई कितना परसेंटेज है, तो मल्टीप्लाई और कर देना 100 से, सही है। तो ये बिहेवियर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, चीजें कहानी क्लियर है या नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का मतलब समझे, बैलेंस फॉल्ट का मतलब समझे, ट्रिपल एल फॉल्ट का मतलब समझे, सही बात है। एक फेज क्यों कंसिडर करते हैं, रीजन समझ में आया, फॉल्ट का बिहेवियर समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात यह है बेटा कि ये सिर्फ एक फेज पे नहीं, तीनों फेजेज पे आता है, तो ये सारे के सारे लोड को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और ये करंट जो होती है ना, इसकी सबसे बड़ी और खास बात ये होती है बेटा कि ये ग्राउंड में नहीं जाता है, ये वाइंडिंग के अंदर ही क्या करता है? सर्कुलेट करता है। इसलिए जितने भी फॉल्ट्स होते हैं उन सारे के सारे फॉल्ट्स में सबसे डेंजरस जो फॉल्ट होता है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाइंडिंग के अंदर ही करंट को जाना है, आगे करंट बिल्कुल नहीं गई है, तीनों फेज आइसोलेट हो चुके हैं,
लोड से हट चुके हैं तीनों के तीनों फेज, तो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराता है। ध्यान से समझना, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या ट्रिपल एल फॉल्ट का जो फॉल्ट करंट होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। जितने भी फॉल्ट होते हैं ना, सबसे ज्यादा हाई करंट किसका होता है? इसी का होता है। तो ये सिस्टम को बहुत जल्दी बर्नआउट करने की क्या करता है? कोशिश करता है। तो इससे प्रोटेक्ट करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो तरीका होता है ओवर करंट। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने एक रिले पढ़ा था, ओवर करंट रिले, कि जैसे ही ज्यादा सिस्टम को दिखाता है तो ओवर करंट रिले को हम क्या लेते हैं? यूज में लेते हैं। और ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं कि इसका फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा हाई होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इसका फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा हाई होता है। तो याद करो, जब मैंने आप लोगों को सर्किट ब्रेकर पढ़ाया था तो वहां पे एक करंट मैंने बताई थी, मेकिंग करंट। क्या बोला था? मेकिंग करंट। तो मैंने वहां पे एक लाइन लिखी थी कि मेकिंग करंट वो होती है जब फॉल्ट जब आए तो उस केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कितनी हो सकती है, उस चीज को बोलते हैं मेकिंग करंट। और मेकिंग करंट ही सर्किट ब्रेकर की रेटिंग करंट होती है। अब बताओ, सारे फॉल्ट में सबसे ज्यादा करंट किसकी होती है? शॉर्ट सर्किट की होती है। फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा हाई इसकी होती है। तो मेकिंग करंट सबसे ज्यादा इस फॉल्ट के लिए होगी। तो जब हम सर्किट ब्रेकर को बनाते हैं तो उसकी जो करंट रेटिंग डिसाइड करते हैं ना, वो किस फॉल्ट के आधार पे करते हैं? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के आधार पे करते हैं। कि अगर जनरेटर के टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट करंट कितनी होगी, उतनी रेटिंग का हम लोग क्या लगाते हैं? सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है ना? ओके, तो द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, ओके, इज डिसाइडेड बाय द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या बाय द बैलेंस फॉल्ट। क्लियर है या नहीं है? ये कहानी समझ में आई? ओके, बिकॉज द फॉल्ट करंट इज मैक्सिमम, ठीक है, फॉर दिस फॉल्ट। इस फॉल्ट के लिए फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा क्या होती है? हाई होती है, बहुत जबरदस्त होती है। तो इसका प्रोटेक्शन करना कंपलसरी है, इसको प्रोटेक्ट करना कंपलसरी है, सबसे बड़ी बात। और आप जानते हो, ट्रिपल एल फॉल्ट को हम लोग डिफरेंशियल रिले से मैग्नीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होता है, ग्राउंड में कोई करंट ही नहीं जाती है। सही बात है? ओके, तो इट कैन नॉट डिडक्ट बाय डिफरेंशियल रिले, जानते हो ना? लिख लेना, इट कैन नॉट डिडक्ट बाय द डिफरेंशियल रिले। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो इसके लिए कौन सा रिले यूज में लेते हैं? तो वी यूज्ड ओवर करंट रिले, वी यूज्ड ओवर करंट रिले फॉर प्रोटेक्टिंग टू शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्लियर है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा रिले यूज में लेते हैं? ओवर करंट रिले यूज में लेते हैं। कहानी समझ में आ गई? सर्किट ब्रेकर की रेटिंग डिसाइड करने वाला ये होता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट समझ में आ गया। एक फेज को क्यों कंसीडर करते हैं वो कहानी समझ में आ गई होगी। पीयू वैल्यू क्यों यूज लेते हैं वो कहानी, और ये वाली कहानी आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड बैलेंस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है बेटा? बैलेंस सिस्टम। प्रैक्टिकल लाइफ का सिस्टम भी बैलेंस ही होता है। तो जब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने एक फेज को कंसीडर किया, क्योंकि मैंने बोला कि तीनों फेज का बिहेवियर एक जैसा है, तो बताओ जब फॉल्ट नहीं होगा, सिस्टम बैलेंस होगा, तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? सर वहां भी तो हर फेज का बिहेवियर एक जैसा ही होता होगा, तो वहां पे तीनों फेज की कैलकुलेशन क्यों करनी है? हम लोगों ने एक फेज से ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे इसकी करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। तो जब सिस्टम में फॉल्ट नहीं आता है तो भी हम एक फेज को कंसीडर करके ही उसकी कैलकुलेशन करते हैं, है ना? दैट डायग्राम इज कॉल्ड वन लाइन डायग्राम। क्लियर है? तो क्या बोलोगे? फॉर कैलकुलेशन we used वन लाइन डायग्राम। क्लियर है कि नहीं है? एक ही लाइन को बनाऊंगा और उसी से क्या कर लूंगा?
कैलकुलेट कर लूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो क्या ये बैलेंस वोल्ट आपका क्लियर हुआ? ओके, अब चले आगे की तरफ।